गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो अब हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है नेपोलियन द्वितीय की विदेश नीति। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में जाना था कि लुई नेपोलियन कौन था, उसका प्रारंभिक जीवन किस तरह से रहा और किस तरह से वह फ्रांस का राष्ट्रपति बना और उसके बाद उसने फ्रांस की सत्ता को हथियाया और सम्राट के रूप में उसने कार्य शुरू किया। उसका गृह कार्य और वगैरह जो गृह नीतियाँ वगैरह थी वो सारी काफ़ी अच्छी रही थी और उसने कुछ विदेश नीति अपनाई थी जो कि विश्व इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये विश्व इतिहास का एक पार्ट है। तो उस पार्ट को हमारे सिलेबस में भी सम्मिलित किया गया और उसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रथम चरण देखा था जिसमें क्रीमिया का युद्ध उसका सक्सेस रहा था और फिर उसके साथ इटली के अंदर जो उसकी नीति थी इटली के साथ में वो हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन उसमें वो असफल रहा था। ठीक है, इटली के विरुद्ध जो अपनाई गई थी नीति उसमें वह असफल रहा था। और अब जो उसका द्वितीय चरण है, पहला जो चरण था वो 1852 से 1860 तक था और अब जो द्वितीय चरण है नेपोलियन द्वितीय की विदेश नीति का वह है 1860 से 1870 ईस्वी। उसमें उसने किस तरह से काम किया वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अंदर है पहले पोलैंड का विद्रोह और नेपोलियन, फिर औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार, मैक्सिको का असफल अभियान, जर्मनी का एकीकरण तथा नेपोलियन, फ्रांस एवं प्रशा का युद्ध तथा नेपोलियन का समर्पण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलैंड का विद्रोह और नेपोलियन। सन 1863 में पोलैंड ने रूस के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पोलैंड को नेपोलियन से सहायता प्राप्त होने की आशा थी क्योंकि नेपोलियन अपने आप को राष्ट्रीयता का समर्थक कहता था। फ्रांस की जनता भी पोलैंड के राष्ट्रवादियों को सहायता देने के पक्ष में थी, किंतु इस समय नेपोलियन का ध्यान मैक्सिको पर अधिकार करने की योजना पर केंद्रित था। दूसरी ओर पोल लोगों की सहायता करने का अर्थ होता रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया से शत्रुता मोल लेना। फ्रांस की जनता को संतुष्ट करने के लिए उसने केवल रूस के जार को 2 विरोध पत्र अवश्य भेजे, जिसकी रूस के जार ने कोई परवाह नहीं की तथा पोलैंड के विद्रोह को बड़ी निर्दयतापूर्वक कुचल दिया। नेपोलियन की इस नीति से एक और तो रूस उसका कट्टर शत्रु बन गया तथा दूसरी ओर फ्रांस की प्रतिष्ठा पर भी गहरा आघात लगा। फ्रांस की जनता बौखला उठी तथा अब नेपोलियन की स्थिति दिनों दिन बिगड़ने लगी। दूसरा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की औपनिवेशिक शक्ति को बढ़ाने की नीति भी अपनाई। 1857 में उसने उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया। 1856 में फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या का बदला लेने के लिए उसने इंग्लैंड के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई में भाग लिया तथा 1860 में टिंटसिन की संधि के फलस्वरूप चीन के बंदरगाहों में व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1861 में उसने सीरिया के विरुद्ध सेना भेजकर निकट पूर्व में फ्रांस के हितों की रक्षा की। उसने अफ्रीका में फ्रांस के विरुद्ध कई नए उपनिवेश स्थापित किए। पूर्वी एशिया में कोचिन, चाइना और अनाम को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया। 1863 में कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि कर ली, किंतु जब देश की आंतरिक स्थिति बिगड़ती गई तथा उसकी विदेशी नीति असफल हो गई तब इस औपनिवेशिक विस्तार का फ्रांस की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनता ने इसे केवल शक्ति का अपव्यय समझा। तीसरा है मैक्सिको का असफल अभियान। मैक्सिको में एक गणतंत्री राज्य था। 1854 में वहाँ बेनिटो जुआरेज के नेतृत्व में एक नया सुधारवादी आंदोलन चालू हुआ। लगभग 30 वर्ष तक वहाँ सुधारवादियों एवं अनुदारवादियों के बीच संघर्ष चलता रहा। 1860 में सुधारवादी विजय हुए तथा जुआरेज वहाँ का राष्ट्रपति बना। आंतरिक कलह के कारण मैक्सिको की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। मैक्सिको सरकार फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन की कर्जदार थी। राज्य में आर्थिक संकट को देखते हुए जुआरेज ने 1861 में फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान 2 वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। इस पर अक्टूबर 1861 में फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन ने लंदन सम्मेलन में मैक्सिको को समुद्र तटीय क्षेत्रों पर सैनिक अधिकार कर वहाँ की सरकार को कर्ज के भुगतान करने के लिए विवश करने का निर्णय लिया। जनवरी 1862 में फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन की सेनाओं ने वेराक्रुज नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। विवश होकर मैक्सिको की सरकार कर्जों का भुगतान करने को तैयार हो गई।
इस पर इंग्लैंड और स्पेन की सेनाएं तो वापस लौट गई, किंतु फ्रांस की सेनाएं वहीं डटी रही। नेपोलियन तृतीय मैक्सिको पर अधिकार करना चाहता था। अमेरिका इस समय गृह युद्ध में फंसा हुआ था, अतः उसके हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं थी। फ्रांसीसी सेनाएं मैक्सिको नगर की ओर बढ़ी। जुआरेज राजधानी छोड़कर भाग गया तथा जून 1863 में फ्रांसीसी सेना ने मैक्सिको पर अधिकार कर लिया। फ्रांस के सेनापति ने मैक्सिको के प्रमुख सामंतों की एक बैठक बुलाई, जिसने ऑस्ट्रिया के सम्राट के भाई तथा बेल्जियम के शासक के दामाद मैक्समिलियन को मैक्सिको का सम्राट बनाने का निश्चय किया। फ्रांसीसी सेना का आश्वासन प्राप्त कर मैक्समिलियन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेपोलियन को आशा थी कि इससे ऑस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त होगी तथा फ्रांस के कैथोलिक भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैक्सिको की खानों, रेलों आदि में पूंजी लगाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता था। मैक्सिको विजय नेपोलियन की महान सफलता थी, किंतु शीघ्र ही उसकी योजना असफल हो गई। मैक्सिको की जनता विदेशी शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, अतः जुआरेज के नेतृत्व में विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष आरंभ हो गया, जिसमें फ्रांसीसी सेना को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तथा अमेरिका के विदेश मंत्री सेवार्ड ने मुनरो सिद्धांत के आधार पर नेपोलियन को अपनी सेनाएं हटाने के लिए लिखा। नेपोलियन अमेरिका से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था तथा फ्रांस में भी विरोधी दल उसके मैक्सिको संबंधी नीति की कटु आलोचना कर रहे थे। अतः फरवरी 1867 में समस्त फ्रांसीसी सेना हटा ली गई तथा मैक्समिलियन को उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया। कुछ ही समय बाद मैक्सिको के देशभक्तों ने उसकी हत्या कर दी। मैक्सिको संबंधी नीति पर का फ्रांस की प्रतिष्ठा पर घातक प्रभाव पड़ा। इस अभियान में अत्यधिक धन का अपव्यय हुआ, जिससे फ्रांस की वित्तीय स्थिति, जो पहले से ही जर्जर हो चुकी थी, अस्त-व्यस्त हो गई। फ्रांस को अमेरिका के सामने अपमानित होना पड़ा तथा यूरोप के राजनीतिज्ञ ने उसका मजाक उड़ाया। मैक्समिलियन को पहले तो आश्वासन देकर सम्राट बनाना और फिर उसे असहाय स्थिति में मरने के लिए छोड़ देने से फ्रांस की नैतिक प्रतिष्ठा गिर गई। फ्रांस की जनता में क्रोध फैल गया तथा विरोधी दल उसका अधिकाधिक विरोध करने लगे। हेजन ने लिखा है कि मैक्सिको का युद्ध नेपोलियन के वैसा ही घातक युद्ध सिद्ध हुआ जैसा कि स्पेन का नेपोलियन प्रथम के लिए हुआ था। फिर है जर्मनी का एकीकरण तथा नेपोलियन। जिस समय नेपोलियन मैक्सिको अभियान में लगा हुआ था, उसी समय प्रशा का चांसलर बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का प्रयत्न कर रहा था। सर्वप्रथम वह ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बहिष्कृत कर प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हो जाने से श्लेस्विग हॉलिस्टीन का प्रश्न पुनः उत्पन्न हो गया था। ये दोनों ही जर्मन जातियाँ थीं जो डेनमार्क के अधीन थी। बिस्मार्क इन्हें प्रशा के आधिपत्य में लाना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने ऑस्ट्रिया से सहयोग प्राप्त किया, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के हस्तक्षेप की इस समय संभावना नहीं थी। अतः 1864 में प्रशा और ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया तथा श्लेस्विग व हॉलस्टीन पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन इस समय मैक्सिको अभियान में व्यस्त था, अतः वह इस ओर ध्यान न दे सका, किंतु इन दोनों डचियों के विषय में ऑस्ट्रिया व प्रशा में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया तथा युद्ध की आशंका पैदा हो गई। ऑस्ट्रिया व प्रशा के बीच युद्ध की संभावना से नेपोलियन प्रसन्न था, क्योंकि इससे दोनों शक्तियों की शक्तिहीन होने की संभावना थी। किंतु 1865 में दोनों पक्षों के बीच गैस्टिन का समझौता हो गया, जिसके द्वारा दोनों डचियों का ऑस्ट्रिया व प्रशा के बीच बंटवारा कर दिया गया था। नेपोलियन इस समझौते से खिन्न हो गया तथा उसने इस समझौते का विरोध किया, किंतु बिस्मार्क ने उसे समझा दिया कि यह समझौता अस्थायी है। अब बिस्मार्क श्लेस्विग और हॉलस्टीन दोनों पर अपना पूर्ण अधिकार करने को तैयार हो गया तथा इसके लिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयारी आरंभ कर दी। बिस्मार्क की कूटनीति यह थी कि ऑस्ट्रिया को किसी अन्य शक्ति से सहायता न मिले। रूस तो ऑस्ट्रिया से पहले ही नाराज था तथा इंग्लैंड अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ था। ऑस्ट्रिया को केवल फ्रांस से सहायता मिल सकती थी, अतः वह फ्रांस से मित्रता चाहता था। इसी उद्देश्य से 1865 में बिस्मार्क ने बियारित्ज नामक स्थान पर नेपोलियन से भेंट की। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया। इसके बदले में बिस्मार्क ने नेपोलियन को कोई स्पष्ट आश्वासन तो नहीं दिया, किंतु बिस्मार्क की बातचीत से नेपोलियन को यह आभास हुआ कि प्रशा के विजयी होने पर फ्रांस को राइन नदी के तटीय प्रदेश अथवा बेल्जियम के और कुछ प्रदेश प्राप्त हो सकेंगे। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नेपोलियन ने बिस्मार्क से लिखित आश्वासन क्यों नहीं लिया। संभवतः इसका कारण यह था कि ऑस्ट्रिया व प्रशा की शक्ति युद्ध द्वारा क्षीण होने के पर यूरोप में उसे अपनी शक्ति को संगठित करने का अवसर मिल सकता था। 16 जून 1866 को ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध आरंभ हो गया। 7 सप्ताह के युद्ध में ऑस्ट्रिया पूर्णतः पराजित हुआ। 3 जुलाई
1866 को सेडोवा नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई। अगस्त 1866 में दोनों के मध्य प्राग की संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अपनी प्रधानता त्यागनी पड़ी। तत्पश्चात बिस्मार्क ने प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन राज्य संघ का निर्माण किया। इस घटना से फ्रांस में सर्वत्र क्रोध छा गया तथा चारों ओर सेडोवा का बदला लेने के नारे सुनाई पड़ने लगे। नेपोलियन ने युद्ध के बाद बिस्मार्क से राइन नदी के तटीय प्रदेशों की मांग की, जिसे बिस्मार्क ने अस्वीकृत कर दिए। तत्पश्चात बेल्जियम की ओर के पैलिटेनेट क्षेत्र की मांग की, जिसे भी बिस्मार्क ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो बावेरिया का है। नेपोलियन ने लग्जमबर्ग को हॉलैंड से खरीदना चाहा तथा हॉलैंड का शासक उसे बेचने को लिए तैयार भी हो गया, किंतु चूंकि लग्जमबर्ग में प्रशा की सेना रहती थी, अतः बिस्मार्क के विरोध के कारण नेपोलियन लग्जमबर्ग भी नहीं खरीद सका। इस प्रकार चतुर बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय को कूटनीति में पछाड़ दिया। फ्रांस के लिए एक घोर अपमानजनक बात थी। फ्रांस के विदेश मंत्री द्रोइन द लूस ने कहा, फ्रांसीसी अब आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। फिर फ्रांस एवं प्रशा का युद्ध तथा नेपोलियन का समर्पण। वस्तुतः ऑस्ट्रिया का व प्रशा के युद्ध के फलस्वरूप नेपोलियन की आंतरिक एवं बाह्य स्थिति डावाडोल हो गई। इससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। प्रोफेसर माइकल फुट ने लिखा है, यूरोप की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र अब पेरिस से हटकर बर्लिन पहुंच गया। उधर रोम में फ्रांसीसी सेना को बनाए रखने के कारण इटली से भी संबंध बिगड़ते जा रहे थे। फ्रांस के अंदर भी उसका विरोध निरंतर बढ़ता जा रहा था। यद्यपि उसने फ्रांस के शासन विधान में अनेक परिवर्तन कर जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया, किंतु गणतंत्रवादी तो उसके साम्राज्य को ही अब समाप्त करने पर उतार उतरे। अतः नेपोलियन के चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे थे। नेपोलियन समझ गया कि यदि प्रशा को युद्ध मैदान में पराजित नहीं किया गया तो फ्रांस की जनता उसे क्षमा नहीं करेगी। दूसरी ओर बिस्मार्क जानता था कि फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रांस की शक्ति बने रहने पर दक्षिणी जर्मन राज्यों को संघ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। प्रशा और फ्रांस की जनता भी एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती जा रही थी। दोनों देशों के समाचार पत्र द्वारा एक दूसरे की कटु आलोचना से उत्तेजना बढ़ गई तथा युद्ध अवश्यंभावी होने लगा। नेपोलियन भी फ्रांस के अंदर बढ़ते हुए विरोध को रोकने के लिए युद्ध को एकमात्र उपाय समझता था, किंतु उस समय उसकी सैनिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्रशा को पराजित कर दे। फिर भी युद्ध के अतिरिक्त उसके सामने अब कोई अन्य विकल्प नहीं था। युद्ध छेड़ने के लिए उसे कोई बहाना चाहिए था और भाग्यवश उसे बहाना भी मिल गया। 1868 में स्पेन में महारानी इसाबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध क्रांति हो गई तथा इसाबेला को राजशासन छोड़कर भागना पड़ा। अब स्पेन की गद्दी पर प्रशा के शासक के संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को बैठाने की योजना बनाई गई। इससे फ्रांस में बड़ी उत्तेजना फैल गई। फ्रांस स्पेन और प्रशा के बीच में स्थित था तथा स्पेन पर प्रशा का प्रभुत्व फ्रांस के लिए गंभीर चुनौती सिद्ध हो सकती थी। नेपोलियन तथा उसके मंत्रियों ने घोषणा की कि फ्रांस कभी भी लियोपोल्ड को स्पेन का शासक स्वीकार नहीं करेगा। नेपोलियन ने प्रशा के शासक को एक कड़ा विरोध पत्र भी भेजा। इस पर लियोपोल्ड के पिता ने यह घोषणा की कि उसका पुत्र स्पेन के सिंहासन का प्रत्याशी नहीं रहा है, किंतु फ्रांस की जनता के दबाव के कारण नेपोलियन को युद्ध तो छेड़ना ही था। अतः फ्रांस के मंत्रिमंडल ने प्रशा के शासक से यह मांग की कि भविष्य में कभी भी प्रशा के राजवंश का कोई राजकुमार स्पेन की गद्दी के लिए उम्मीदवार नहीं बनेगा। फ्रांस की सरकार ने प्रशा के शासक विलियम प्रथम से बातचीत करने अपना एक दूत भी भेजा। प्रशा के सम्राट ने उस राजदूत से कहा कि लियोपोल्ड ने स्पेन की गद्दी की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है और इसके आगे वह कुछ नहीं कहना चाहते। इस घटना की सूचना तार द्वारा बिस्मार्क को भेज दी गई। बिस्मार्क ने उस तार की संक्षिप्त इबारत प्रकाशित करवा दी। उसके प्रकाशन का वही प्रभाव पड़ा जिसकी बिस्मार्क को आशा थी। इस संक्षिप्त इबारत को पढ़ने से फ्रांसीसियों ने सोचा कि हमारे राजदूत का अपमान हुआ है तथा प्रशा के लोगों ने सोचा कि हमारे सम्राट का अपमान हुआ है। पेरिस में प्रशा के विरुद्ध युद्ध की मांग जोर पकड़ लिया। इन परिस्थितियों में 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस अभी युद्ध के लिए पूर्ण तैयार नहीं था, जबकि प्रशा की सेना युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। अतः फ्रांस के नगरों का पतन होता गया। फ्रांसीसी सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं नेपोलियन कर रहा था, सेडान में जर्मन सेनाओं द्वारा घेर ली गई। 2 दिसंबर 1870 को नेपोलियन ने अपने 83,000 सैनिकों के साथ जर्मन सेनापतियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को नजरबंद करके विल्हेम शोह के किले में भेज दिया गया। सम्राट के समर्पण की सूचना मिलते ही 4 दिसंबर 1870 को पेरिस की भीड़ ने व्यवस्थापिका सभा को घेर लिया तथा जनता ने
जूल्स फेवर के नेतृत्व में पुनः गणतंत्र की घोषणा कर दी। पेरिस के एक सैनिक गवर्नर जनरल त्रोसो की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसने कुछ दिनों तक तो जारी रखा। अंत में जब 28 जनवरी 1871 को पेरिस का भी पतन हो गया तो पेरिस वासियों को विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। 10 मई 1871 को जर्मनी व फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके द्वारा फ्रांस के एल्सास और लॉरेन पर जर्मनी का अधिकार हो गया। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी और फ्रांस का युद्ध समाप्त हो गया। इस बीच नेपोलियन कैद रहा, किंतु अवसर मिलते ही वह कैद से भाग निकला तथा इंग्लैंड पहुंच गया, जहां 1873 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय और फ्रांस के द्वितीय साम्राज्य का अंत हो गया। अब है नेपोलियन तृतीय का मूल्यांकन। नेपोलियन का जीवन परस्पर विरोधी बातों का मिश्रण था, इसलिए फ्रांस और यूरोप के लिए वह एक पहेली बना रहा। कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में वह मूर्ख था तो कुछ उसे महान राजनीतिज्ञ मानते हैं। उसने विभिन्न राजनीतिक दलों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर नेपोलियन महान की गाथाओं का प्रचार किया तथा फ्रांसीसी जनता को यह विश्वास दिलाया कि वह नेपोलियन महान के पद चिन्हों पर चलकर फ्रांस को पुनः वही गौरव दिलाएगा जो नेपोलियन महान के समान समय प्राप्त हुआ था। इसका जनता पर प्रभाव पड़ा और वह लुई नेपोलियन से नेपोलियन तृतीय बन गया। उसके उत्थान से ऐसा भ्रम होता है कि उसमें विलक्षण योग्यता थी, किंतु उसकी नीतियों से यह सिद्ध हो गया कि वह सर्वथा अयोग्य, अदूरदर्शी और अकर्मण्य था। यद्यपि उसने निरंकुश शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, किंतु वह निरंकुशता व उदारवाद के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर सका। उसने सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, किंतु अंत में सभी राजनीतिक दल उसके विरोधी बन गए। विरोधियों के दबाव के कारण यद्यपि उसने अपने शासन विधान में परिवर्तन किए, फिर भी उसका विरोध कम नहीं हुआ। उसकी आंतरिक नीति सर्वथा अस्थिर रही। उसने अपने विचारों से जनभावना को उत्तेजित किया, किंतु आगे चलकर उसके विचारों ने उसकी अयोग्यता सिद्ध कर दी। उसने शांति और युद्ध दोनों नीतियों पर एक साथ चलने की चेष्टा की, जो उसकी मूर्खता ही कही जा सकती है। अपनी विदेश नीति के कारण उसने अपने मित्रों को भी शत्रु बना लिया। आरंभ में उसकी विदेश नीति कुछ सफल रही तथा फ्रांस यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया, किंतु 1859 के बाद वह अपनी विदेश नीति में निरंतर असफल होता गया। उसने इंग्लैंड की मित्रता खो दी, रूस तथा ऑस्ट्रिया को अपना शत्रु बना लिया। मैक्सिको अभियान उसका मूर्खतापूर्ण प्रयास रहा तथा इन सभी कार्यवाही से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ऑस्ट्रिया व प्रशा के युद्ध में उसने तटस्थ रहकर भयंकर भूल की, जिसका परिणाम उसे सेडान के युद्ध में भुगतना पड़ा। षड्यंत्रकारी होने के कारण लोगों ने उसे जुआरी की संज्ञा दी। फिशर ने उसे अस्थिर और विरोधी नीति पर चलने वाला कहा है, जिसमें अपने उद्देश्यों को प्रयोगात्मक रूप देने की क्षमता नहीं थी। किंतु उसका मूल्यांकन करते समय हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उसने अपने शासनकाल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधार किए थे। इन सुधारों के फलस्वरूप देश की समृद्धि हुई। उसने लोक कल्याण कार्य भी किए। गरीबों के लिए मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कानूनी एवं व्यावसायिक सुविधाएं आदि उसके जनहित के महत्वपूर्ण कार्य थे। कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन देकर उसने फ्रांस को यूरोप का एक प्रमुख उद्योग प्रधान देश बना दिया। उसी के प्रोत्साहन से पेरिस की सड़कों को चौड़ा किया गया तथा इमारतों को अलंकृत किया गया। फलस्वरूप पेरिस यूरोप का सबसे सुंदर नगर बन गया। प्रोफेसर पॉल पार्मर ने लिखा है, नेपोलियन तृतीय के पश्चात फ्रांस में उसके शासनकाल की समस्त व्यवस्था को बदल देगा, किंतु नेपोलियन तृतीय के काल में स्थापित वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को तृतीय गणतंत्र के संविधान में भी स्वीकार करना पड़ा। इसका श्रेय नेपोलियन तृतीय को है। उसकी विदेश नीति के संबंध में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी नीति स्वार्थपूर्ण नहीं थी, जैसा कि उस समय के 3 अन्य यूरोपीय राज्यों जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस की थी। अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए उसने यूरोपीय राज्यों के सम्मेलन का समर्थन किया। उसके काल में फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्य का भी विस्तार हुआ, जिससे आगे चलकर फ्रांस की औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति हुई। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि उसमें विलक्षण योग्यताओं के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत दुर्बलताएं भी थी। वह भाग्यवादी होने के साथ साथ साहसी और दृढ़ निश्चयी भी था। वह निरंकुशवादी के साथ साथ उदारवादी भी था, किंतु इन परस्पर विरोधी तत्वों का उचित रूप से सामंजस्य स्थापित करने की उसमें योग्यता नहीं थी।